हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन शॉर्ट रिवीजन चैप्टर एटम, जिसमें हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इस टॉपिक के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस से। इस टॉपिक में एक डायग्राम दिया गया है, मेनली आपको इस डायग्राम को समझना है। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है जो कि हमने इस एक लेड कंटेनर में रखा है। लेड क्यों यूज़ करते हैं? ताकि ये इसमें से जो निकलने वाली रेडिएशंस होती हैं इसको एब्जॉर्ब कर सके। और ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है ये वैक्यूम के अंदर किया गया है ताकि एयर पार्टिकल से हमारा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट ना हो। उसके बाद इसके अंदर सेकंड नंबर पे रखा गया है लेड ब्रिक्स। ये ब्रिक्स हैं जो कि इसके अंदर एक बीम बना रही हैं जिसमें अल्फा पार्टिकल, एक आप इसको कोलीमेटर भी कह सकते हो, ये एक अल्फा पार्टिकल की बीम जा रही है और इसके सामने एक गोल्ड फॉयल रखा गया है। तो गोल्ड फॉयल के सामने एक ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन के अंदर जिंक सल्फाइड कोटिंग की गई है। जहाँ जहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा वहाँ वहाँ पे इसके अंदर एक चमक प्रोड्यूस होएगी। मतलब जहाँ स्ट्राइक करेगा ये डिटेक्टर है, ये उस स्ट्राइक वाली जगह पे जा करके उसका एंगल मेजर करेगा। और इसके अंदर जो कि ऑब्जर्वेशंस मिली, रदरफोर्ड ने जो बताया, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे जाते हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के, मतलब विदाउट एनी सफरिंग डिफ्लेक्शन। एंड कुछ 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस चला जाता है। तो ये जो वापस चला जाता है बेसिकली ये हमें ये बताता है कि जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी रहती है न्यूक्लियस की। तो दूसरा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है कि कितना वो अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉयल के न्यूक्लियस के क्लोज गया, उसके बाद वहाँ से वो रिबाउंड हो गया, बाउंसिंग बैक हो गया। ठीक है। और जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती है उसका फॉर्मूला रहता है 2kZe² डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो k है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो इलेक्ट्रोस्टैट में आता है, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू है। और गोल्ड है उसका Z है 79 एटॉमिक नंबर। और काइनेटिक एनर्जी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर नियरली 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूज़ की गई थी। और दूसरा इसके अंदर पता क्या लगा कि जो एटम होता है उसके अंदर मैक्सिमम पोर्शन जो होता है, जो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम मास जो न्यूक्लियस का, इसका एटम का, वो कहाँ रहता है? सेंटर पे। सो ए एटम कंसिस्ट अ स्मॉल मैसिव सेंट्रल कोर in which the entire positive charge and the whole mass of atom is concentrated। दूसरी बात इसके अंदर क्या होती है, जो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते रहते हैं, वो क्या करते हैं, इसके चारों तरफ रिवॉल्व होते रहते हैं। अब इस एटम के इस मॉडल के अंदर काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी, जिसको कि फिर नया मॉडल आया बोहर्स, उन्होंने इसको एक्सप्लेन करा। तो मेन थिंग जो हमें इसके अंदर समझनी है, एक तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और दूसरा इसके अंदर इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता क्या है, जैसे ये हमारे पास एक टारगेट न्यूक्लियस है जो हमारा गोल्ड फॉयल है। तो इसके सामने से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, ये इसके सामने आ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ तक आएगा, इसके जहाँ तक इसका पोटेंशियल फैला होगा, मान लो यहाँ तक इसका फील्ड फैला हुआ है, यहाँ पे आने के बाद ये रिपेल होना स्टार्ट हो जाएगा। जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास? 12mv²। पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? जो यहाँ पे गोल्ड फॉयल है उसका न्यूक्लियस। तो कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला W/Q = V। W = Q × V। Q वो जो फील कर रहा है, V जो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट कर रहा है लाइक अ गोल्ड। तो Q अल्फा एंड KQ/R फॉर्मूला होता है KZE/R0। तो इस रिलेशन को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं KZE/R0। तो यहाँ से हम R0 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? 2 ऑफ E। तो यहाँ से हमारे को R0 की वैल्यू मिल जाती है जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आता है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो इसको आपको याद ही रखना है कि ये होता क्या है, KZe²
के जेड ई स्क्वायर कोटेंजेंट थीटा बाई 2 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। इम्पैक्ट पैरामीटर बताता क्या है, इससे बेसिकली हमें ना साइज पता लगता है एटम का कि कहाँ कहाँ तक फैला हो। ये होता क्या इम्पैक्ट पैरामीटर कि जैसे ये एक गोल्ड न्यूक्लियस है हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में, यहाँ के सेंटर से हम लोग एक लाइन लेते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर बी, इसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। इससे हमें ये पता लगे ना, जैसे यहाँ जा रहा है तो यहाँ तक हमारे पास क्या है, इसका साइज है। तो यहाँ से हमें साइज पता लगता है कि यहाँ से ये इसके साइज को मेजर कर पाता है। तो इसमें क्वेश्चन है इस एनसीईआरटी के अंदर कि थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री होती है तो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब वो बिल्कुल इसका हेड ऑन कोलिजन होगा, यहाँ से ये वापस चला जाएगा कि 8000 में से जो एक अल्फा पार्टिकल है वो वापस चला जाता है। तो इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है गोल्ड फॉइल क्यों यूज़ की गई है, क्योंकि बहुत थिन होती है इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम जितना मर्जी इसका पतला शीट बना सकते हैं, नियर अबाउट 1000 एटम का एक शीट। और वाई अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, एक तो ये हीलियम न्यूक्लियस है, डबल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा क्या है, फास्ट मूविंग होते हैं, इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मोमेंटम ज़्यादा होता है। ओके, तो इससे हमें क्या पता लगा कि मैक्सिमम जो मास होता है एक न्यूक्लियस का वो कहाँ रहता है, उसके सेंटर पे, और बाकी जो है इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा, लगभग 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की इसकी डेंसिटी रहती है न्यूक्लियस की, सबसे ज़्यादा डेंस होता है। उसके बाद इसके अंदर आया बोहर्स का मॉडल। तो बोहर्स ने क्या किया, इन्होंने अपने 3 पोस्टुलेट दिए। इन पोस्टुलेट के अंदर इन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी रेडिएट नहीं करते। बट रदरफोर्ड मॉडल ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता हुआ एनर्जी देता रहता है, रेडिएट करता है, कि एक दिन वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम विल गेट डिस्ट्रॉय। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ये। तो इसका जो मतलब ओवरकम था वो बोहर्स ने एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व तो करते हैं बट एनर्जी रेडिएट नहीं करते। तो इन्होंने कहा कि जो ये रिवॉल्व कर रहे हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं mv²/r, एंड जो जिस वजह से ये मूव करता है, रोटेट करता है, वो है kZe²y में r²। आप ऐसे कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। तो यहाँ से इसका फर्स्ट पोस्टुलेट आता है। दूसरा पोस्टुलेट इन्होंने दिया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, देखो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर एंगुलर मोमेंटम है तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन आ जाएगा, तो उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई आर कर देते हैं। सिर्फ इतना याद रखो, एल क्या होता है, mvr। तो इन्होंने अपने सेकंड पोस्टुलेट में बताया जो mvr होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब एक इंटीजर h/2π होता है। तो n क्या होता है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन करता है। नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स इनको एक्सप्लेन करता है। उसके बाद इनका थर्ड पोस्टुलेट आता है, वो क्या बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वो एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। तो ये बेसिकली एनर्जी जो होती है ये इनिशियल और फाइनल स्टेट की जो एनर्जी होती है उसका डिफरेंस ही ये क्रिएट करता है, और वो रेडिएशन की फॉर्म में निकलती हैं। जैसे कोई भी कलर एमिट होता है किसी का, वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ही होता है। ठीक है, ये इनके 3 पोस्टुलेट थे। इसके बाद इसके अंदर आता है कि इनके पोस्टुलेट्स को यूज करके एक हाइड्रोजन एटम के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली। जैसे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है इसके अंदर Rn मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। ये फॉर्मूला है n² h² 4π² mkZe²। अब ये याद रखना तो थोड़ा मुश्किल है बट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन आपको जो याद रखना है इसके अंदर वो ये r जो होता है रेडियस वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है, और अगर हम बात करें यहाँ पे एटॉमिक नंबर में वो z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब सारा तो इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा बट थोड़ा सा तो मैं हिंट दे देता हूँ इसमें होता क्या है। जैसे mv²/r है हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट, और kZe²/r², ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, mvr = nh/2π। तो इन दोनों पोस्टुलेट को
यूज़ करके क्या किया गया, यहाँ से आप ना वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो। कितनी हो जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू, NH/2πm। ये वेलोसिटी आ गई, 2πm नीचे आ गया, r भी नीचे आ गया। अब इस वैल्यू को ना इस इक्वेशन में पुट कर दो, मतलब सेकेंड पोस्टुलेट को यूज़ किया और फर्स्ट पोस्टुलेट में पुट कर दिया, तो m इंटू NH/2πm r, इसका स्क्वायर हो गया, r एक ऑलरेडी था यहाँ पे, और KZE²/r²। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ पे तो क्यूब हो जाएगा r का, स्क्वायर और 1 ये स्क्वायर है, तो एक r हमारे पास बचेगा। इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं, m और n²h² डिवाइड बाई r 4π² m² एंड r² इज इक्वल्स टू KZE²/r²। तो यहाँ से r² से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वाला r जो बचा, इस r को आप ऊपर ले जाओ, इस वाली टर्म को नीचे ले आओ, तो बचेगा क्या, ये m से m कैंसिल हो गया, m को लिखने की नीड नहीं है, और क्या है हमारे पास n² h² डिवाइड बाई 4π² r ऊपर चला गया, तो KZE² 4π² इज इक्वल्स टू r, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। एक m बचा था, उस m को लिख लेते हैं। तो यही वाली वैल्यू है, यहीं से अभी मैंने लास्ट जो इसमें दिखाया आपको, ये वाली जो वैल्यू है और जो ये वाली वैल्यू है, इस तरह से कंपैरिजन करके आती है। तो आपको क्या करना है, हर बार दोनों पोस्टुलेट्स को फर्स्ट और सेकंड से ये भी निकल जाएगा, वेलोसिटी भी निकल जाएगी, और एनर्जी के लिए टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इसके बाद इसके अंदर जैसे टाइम पीरियड भी पूछ सकते हैं, टाइम पीरियड कितना होता है, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, जैसे वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा आर होती है। अब r की वैल्यू आपको बता दी मैंने, वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों पोस्टुलेट को यूज़ करके, और यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा, v/r हो जाएगा। अब ओमेगा क्या होता है, 2π फ्रीक्वेंसी को मैं f से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इज इक्वल्स टू v/r। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई v डिवाइड बाई r 2π। यहाँ v की वैल्यू निकालो, पुट करो, r की वैल्यू पुट करो, आपको यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम टाइम पीरियड में एक्सप्लेन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया इसका, ठीक है, ओके। उसके बाद इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है -2π² mk²z² e⁴ n²h²। तो एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर होता है। ये सबके नाम दिए हुए हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वगैरह वगैरह, जेड एटॉमिक नंबर, वी वेलोसिटी। तो इनको ना सॉल्व करके एक यहाँ पे एक रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें काम आते हैं। जैसे आर एन है, तो जब आप इस सारे कांस्टेंट की वैल्यूज को पुट करोगे तो एन और जेड को छोड़ के ना आपका आंसर आएगा 0.529 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे एन की वैल्यू अगर मान लो मैं 1 पुट करता हूँ, मैंने एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो आपके पास आर फर्स्ट ऑर्बिट का आ गया 0.529 इंटू 10⁻⁻10। जेड की वैल्यू भी 1 होती है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए होता है ये वाला मॉडल, जो हाइड्रोजन के लिए। तो इस वाली वैल्यू को हम बोल देते हैं बोहर्स ऑर्बिट। समटाइम्स क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बोहर्स ऑर्बिट क्या होता है, तो एन की वैल्यू को 1 डाल दो। उसके बाद वेलोसिटी, जब वेलोसिटीज़ की सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको एन और जेड को छोड़ के ये मिलेगा। अब बोलो सेकंड ऑर्बिट में निकालना है तो 2 पुट कर दो, थर्ड ऑर्बिट में निकालनी है तो 3 पुट कर दो, वगैरह वगैरह, मीटर पर सेकंड। और जो एनर्जी होती है वो -13.6/n²। ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम इसी को यूज़ करके बनाया गया है। जैसे मान लो मैंने n की वैल्यू 1 डाल दी, जब आप 1 डालोगे तो नीचे 1 का स्क्वायर होएगा, 1 का स्क्वायर जैसे -13.6/1 का स्क्वायर कितना बचेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। जब आप 2 डालोगे तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपको ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये 4-5 वैल्यूज़ निकाल लो। उसके बाद करना क्या है, 4-5 वैल्यूज़ निकाल के उनके नंबर याद रख लो। उसके बाद एक लाइन लगाओ यहाँ से, तो सबसे नीचे वाला कौन सा है, -13.6 है ना, तो 0 से लेकर के ना यहाँ तक ले आओ, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 13.6। उसके बाद क्या करना है आपको, जो नंबर आपने निकाले हैं इसके अंदर, ये वाले 3.4 है, 1.5 है, 0.85 है और 0.50 है, 54 है और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बस 0 से लेकर के 13.6 तक लाइनें लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि 13.6 के बाद क्या है, 3.4 है, तो 3.4 कहाँ होगा,
यहाँ पे कहीं लाई करेगा, एक लाइन यहाँ लगा दो। उसके बाद अगला कौन सा हमारे पास नेक्स्ट है, इसके अंदर 1.5 है, 0.85 है, 1.5 यहाँ लाई करेगा और 0.85 कहाँ लाई करेगा, 1 से थोड़ा कम होगा, यहाँ होगा, ये बन गया। यहाँ से एक लाइन लगा दो ऐसे, ठीक है, यहाँ से एक लाइन लगा दो, फिर यहाँ पे एक लाइन लगा दो, यहाँ लगा दो, फिर यहाँ लगा दो, फिर इस तरह से डायग्राम बन गया। इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ये काफ़ी बार पूछा गया है, एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ। तो आपको क्या करना है, आपको उसके अंदर इस तरह से इसको अच्छे से एक बार बना के देख लेना है। अब उसके बाद इसके अंदर जहाँ पे ये लाइमन लिखा हुआ है, बामर लिखा हुआ है, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सब साइंटिस्ट हैं। इन सब ने क्या किया, इन सीरीज के ऊपर एक फॉर्मूला बना दिया। मतलब जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट से और इनर स्टेट के अंदर आएगा, तो वो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। अब वो कौन सी रेडिएशन एमिट करेगा, वो करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी होती हैं, इसके अंदर स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन सी होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट होती है, विजिबल होती है, इंफ्रारेड होगी, गामा रेज होगी, वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी रेज होती हैं। अब जैसे लाइमन सीरीज है, इन्होंने जो अपना फॉर्मूला दिया, इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है, 1/λ r 1/1² माइनस 1/n²। इन फॉर्मूलाज को ना सीरीज में याद करना है। जैसे लाइमन हो गया, फिर इसके अंदर बामर हो गया, ठीक है, और ये कौन कौन से रीजन में आते हैं ये सब इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन को एक्सप्लेन करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब यहाँ पे लाइमन सीरीज के अंदर r 1/λ, 1/λ का मतलब क्या होता है, वेव नंबर, जिसको हम न्यू बार भी बोल देते हैं। 1/λ इसको हम वेव नंबर भी बोलते हैं, इसको हम न्यू बार भी बोल देते हैं, ठीक है। तो 1/λ r, तो याद रखना है इसमें लाइमन 1 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे n पुट कर दो। अब n की वैल्यू ना मोर देन 1 होगी। जैसे मैं यहाँ पे n की वैल्यू को 2 पुट कर सकता हूँ, 3 अप टू इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे होता क्या है, जब n की वैल्यू को मैं 2 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 4 पुट करने के बाद एलसीएम लेके जब हम इसको सोल्व करते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका एनर्जी, मतलब वो जो आपको वेवलेंथ देगा, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, दो तरह की वेवलेंथ मिलती है हमारे को यहाँ पे। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर पुट करते हैं, और शॉर्टेस्ट के लिए क्या करते हैं, इन्फिनिटी पुट करते हैं। देखो जैसे 1/लाइमन के लिए याद रखना है, लाइमन सीरीज 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या आता है, लाइमन के अंदर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो। लॉन्गेस्ट के लिए क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर है ना, इससे नेक्स्ट नंबर पुट कर दो। n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो सेकंड ऑर्बिट से जब फर्स्ट के अंदर आएगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ देगा। तो 1/λ r और 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। आप इसको लैम्डा मैक्स भी कह सकते हो, ऐसे भी पूछा जाता है। फिर पूछेगा लैम्डा मिन बताओ। तो लैम्डा मिन के लिए क्या करोगे, n की वैल्यू को इसी फॉर्मूला में इन्फिनिटी पुट कर दो। तो r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी। तो 1/λ की वैल्यू क्या हो गई, 1/λ इज इक्वल्स टू r। ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये कौन सी वेवलेंथ होगी आपके पास, मिनिमम। फिर कहेंगे इनका रेशियो निकालो, लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मिन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जो आपके पास ये वाली वैल्यू आई है। अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा हमारे पास, 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 3/4 आ गया। r तो यहाँ कितना आ गया, r 3r/4 आ गया। ये कितना आ गया, r आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हर एक का निकाल सकते हो। नेक्स्ट कौन सा आपको सीरीज याद रखनी है, लाइमन, बामर, सीक्वेंस में याद रखना है, पास्चन, ब्रैकेट, ये सब साइंटिस्ट के नाम है, और पी फंड। 1 2 3 4 5। तो एक का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, लैम्डा 1/λ r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 3 4। उसके बाद बामर के लिए 1/λ r 1 यहाँ 1 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से स्टार्ट हो जाएगी। अगले में 1/3 का स्क्वायर, इसके लिए माइनस 1/n का स्क्वायर। ब्रैकेट के लिए 1/4 का स्क्वायर, इसके लिए 1/5 का स्क्वायर, माइनस 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, ऐसे चलता रहेगा।
तो आपको सिर्फ एक बार एक याद रखना है और इसका सीक्वेंस याद रखना है। कई बच्चे इसका कोड बना लेते हैं LBPB, जैसे LBPBP, ऐसे याद कर लो, इसका कुछ भी मर्जी बना लो, LBPBP मतलब LBP स्क्वायर हो गया, LBP स्क्वायर हो गया, LBPBP, कैसी मर्जी बना लो, ठीक है। मेन आपको ये फॉर्मूला याद करना है। तो इसके अंदर लैम्डा मैक्स और लैम्डा मीन, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आपको अच्छे से याद रखना है कैसे करते हैं इसको। उसके बाद इसके अंदर आता है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है? डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कहा था कि जो कोई भी मैटर होता है ना, उसकी वेव्स बनती हैं। अब जैसे मान लो आप चल रहे हो, ये बंदा है, ये बंदा चल रहा है, इसकी भी वेवलेंथ बनती है, मतलब इसकी भी वेव बनती है। तो कोई भी मैटर होता है, मान लो पेंसिल, पेन, बस चल रही है, फुटबॉल को किक मारी आपने, फुटबॉल उड़ के गई, तो हर एक की वेव्स बनती हैं, बट वो वेव्स हमें दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती? लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, ये इन्होंने रिलेशन दिया था। ये बना कैसे था लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv? इन्होंने एनर्जी के रिलेशन को यूज किया था, mc स्क्वायर को और h न्यू को, इनको कंपेयर कर लो, mc स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। h न्यू इज इक्वल्स टू मास वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, ये क्या होता है? मोमेंटम। h न्यू बाई सी, न्यू बाई सी क्या होता है? 1/λ होता है। तो h न्यू बाई सी को हम क्या बोल सकते हैं? बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू पी। तो लैम्डा ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? h/p। p का मतलब क्या होता है? मोमेंटम ही तो होता है, इसको हम p भी लिख सकते हैं। तो मास ज़्यादा, वेवलेंथ कम, ये बेसिकली इसका छोटा सा रिलेशन था। इन्होंने क्या कहा था? हर पार्टिकल्स की क्या होती हैं? हर एक मैटर की वेव बनती है। तो इन्होंने कहा जब एक इलेक्ट्रॉन है वो जब किसी न्यूक्लियस के सराउंड में घूमेगा एटम में, तो ये स्टैंडिंग वेव्स बनाता है, स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव्स का मतलब इसके अंदर जो वेव्स बनती हैं वो बाउंडेड रीजन के अंदर बनती हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं मेरे इस रिलेशन को यूज़ करके ना बोहर्स के सेकंड पोस्टुलेट को प्रूव कर सकता हूँ। जैसे बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट क्या था? mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। और डी ब्रोगली ने क्या कहा? लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्टेशनरी वेव्स बनाता है, हर एक ऑर्बिट के अंदर उसकी अपनी वेव्स बनती हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरे पोस्टुलेट को यूज करके ना मैं ये बना सकता हूँ। तो इससे भी पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन वेव बना रहा है, दोनों ही बातें हो जाएंगी। अब कैसे करते हैं हम इसको? जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये अब चक्कर काट रहा है पहले ऑर्बिट में, फिर दूसरे ऑर्बिट में होगा, तीसरे में भी कोई होगा, सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं? इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब जो चक्कर काट रहे हैं उनकी वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होती है? 2πr होती है। वेवलेंथ मतलब जो वेव बन रही है उसकी लेंथ कितनी है? 2πr है। अब ये n ऑर्बिट है तो n लैम्डा हो गया, इतना डिस्टेंस हो गया। तो n क्या हो गया इसके अंदर? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो गए। n ऑर्बिट के लिए, एक के लिए लैम्डा 2πr हो गया, n के लिए n लैम्डा 2πrn हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं? लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? h/mv होती है। तो n h/mv इज इक्वल्स टू 2πrn। ये डी ब्रोगली ने कहा भी मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया कि लैम्डा की वैल्यू h/mv होती है, हर पार्टिकल की वेव होती है, हम उसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से NH, अब इस 2π को नीचे ले आओ तो कितना बचेगा ऊपर? तो mv ऊपर चला जाएगा, rn हो गया। तो ये देखो, ये सेम पोस्टुलेट आ गया, बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट से पता लगा। तो इसीलिए उनका हाइपोथेसिस यहाँ बना दिया। उसमें लिखा गया है कि दिस स्टेट्स दैट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस। अब ठीक है, प्रूव करके भी हो गया कि लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या होती है? h/mv। जब प्रूव करते हैं तो सेकंड पोस्टुलेट आ जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो मेन थिंग यही है इस चैप्टर के अंदर। एक तो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। ये कैसे आया इसका कोई लेना देना नहीं है, अभी इसको हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप। मेन आपको ये फॉर्मूला याद करना है। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का डेरिवेशन क्या होता है ये। और दूसरा बोहर्स के पोस्टुलेट से फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और रेडियस, एनर्जी, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एटम। थैंक यू।